नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद डी के में। आज हम बात करेंगे पर्यावरण अध्ययन प्रैक्टिस सेट की, जो कि उपयोगी होगा आने वाली आपकी जो सीटेट एग्जाम 20 अगस्त 2023 के लिए। आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं और उसी क्रम में चैनल पर भी लाइव क्लासेस के माध्यम से आपको प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर है वो भी सॉल्व करवाए जा रहे हैं, कुछ नए प्रैक्टिस सेट भी, और जो भी कुछ आपके लिए महत्वपूर्ण बन रहा है वो प्रतिदिन आपके लिए उपलब्ध करवा रहे हैं। तो चलिए आज के इस टेस्ट को देखते हैं, प्रैक्टिस सेट को देखते हैं और लगाते हैं अपना आकलन और देखते हैं कितना प्रश्न यहाँ पर हमें मतलब स्कोर हम कर पाते हैं। तो ये आकलन आप अपना यहाँ पर कर सकते हैं इन प्रश्नों के माध्यम से। चलिए बढ़ते हैं हम टेस्ट की ओर, और उसी के साथ में और भी यदि आप टेस्ट और नोट्स वगैरह चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर पर जा कर के आपकी अपनी ऐप जो है इसे डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको सीटेट ईवीएस रामबाण PDF, जिसमें कि आपको 800 MCQ प्रश्न देखने को मिलेंगे और विद थ्योरी के साथ में। तो यहाँ पर ये इसमें 800 प्रश्न के अंदर जो चीज़ें कवर की गई है ना, वो पिछले 10-11 वर्षों में जो भी कुछ हुआ है, जैसे प्रश्न आए हैं उन सबको कवर करके ही इनको तैयार किया गया है। और साथ ही साथ ऐसे ही बेहतरीन प्रैक्टिस सेट के लिए भी आप यहाँ पर 30 प्रैक्टिस सेट जो हैं वो आप प्राप्त कर सकते हैं। तो आप यदि इसमें इंटरेस्टेड हैं तो आप प्ले स्टोर पर जा कर के इसे डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज के हमारे इन प्रश्नों की। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है, देखिए पादपालय एक सुविधा है जिसमें, तो देखिए पादपालय क्या होता है, तो ये हमें थोड़ा सा नाम से ही समझ में आ रहा है यहाँ पर कि पादप मतलब पौधे जो होते हैं, उससे आलय मतलब कि जहाँ पर वो रखे जाते हैं, निवास करते हैं, जैसे हम बोलते हैं है ना, हमारा जो घर होता है, विद्यालय होता है, तो आलय का मतलब वहाँ पर वो चीज़ें ग्रुप के साथ में रह सकती हो। तो यहाँ पर इस नाम से हमें बहुत कुछ पता चलता है। अब ये एक सुविधा है जिससे रोग रहित दशाओं में पादपों का उगना संभव हो पाता है, या पादपों की लुप्त प्राय प्रजातियों को संरक्षित रखा जाता है। नियंत्रित दशाओं में पादपों का उगना संभव हो पाता है, या उत्परिवर्तन को प्रभावित किया जाता है। तो देखिए यहाँ पर यदि हम बात करें, पादपालय या फाइटोट्रोन भी इसे कहा जाता है। तो फाइटोट्रोन क्या चीज़ होती है, तो देखिए ये एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर पौधे तो होते ही हैं, मतलब पौधों को रखा जाता है, पर वहाँ पर जो पौधे होते हैं उनको एक नियंत्रित दशा, मतलब जैसे पौधे के लिए जो आवश्यक दशाएं होती हैं, अब हम किसी भी मौसम में किसी पौधे को कहीं पर उगाएंगे तो उसके लिए जो आवश्यक दशाएं होती है वो हम लागू नहीं कर सकते हैं, परंतु यहाँ पर नियंत्रित दशाओं में पादपों का उगना संभव हो पाता है। मतलब यहाँ पर पौधों को उनके अनुकूल जो तापमान होता है, वातावरण होता है, वो इसमें दिया जा सकता है। तो एक तरह का स्थान है जहाँ पर इस प्रकार पौधों को वहाँ पर उगाया जा सकता है या उगाना उसमें संभव हो पाता है। तो उसी को हम यहाँ पर फाइटोट्रोन या पादपालय कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की बात करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वन्य जीवों की सुरक्षा हेतु जो संस्था जिम्मेदार है वो यहाँ पर कौन है। अब देखिए ये तो बहुत सरल सा प्रश्न है और कई बार ये प्रश्न आपने देखा भी है और बहुत बार पूछा भी जा चुका है, मतलब अक्सर पूछा जाने वाला प्रश्न ये है। तो यहाँ पर है IUCN, यूनिसेफ है, IUPAC है या WHO है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वन्य जीवों की जो सुरक्षा होती है उस सुरक्षा के लिए जिम्मेदार जो संस्था है वो है IUCN, द इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर, जिसे हम संक्षिप्त में कहते हैं IUCN। अब इसी से आपका एक और प्रश्न यहाँ पर निकल करके आ जाता है, जैसे कि जिसको हम रेड डाटा बुक कहते हैं। तो रेड डाटा बुक जो है वो कौन जारी करता है, तो रेड डाटा बुक भी यहाँ पर IUCN जो है वही यहाँ पर जारी करता है। तो यहाँ पर यदि हम देखें तो रेड डाटा बुक भी इसके द्वारा जारी की जाती है। तो एक और प्रश्न ये यहाँ पर हमारा इसमें बन जाता है ना। तो यहाँ पर और एक और चीज़ को आप ध्यान रखिएगा कि जैसे रेड डाटा बुक जो है ये मतलब सबसे पहले कब प्रकाशित की गई थी, तो ये 1964 में इसे प्रकाशित किया गया था। सबसे पहला प्रकाशन जो था, इसका प्रथम प्रकाशन ये 1964 के अंतर्गत हुआ था रेड डाटा बुक का। चलिए अब थोड़ी सी ज़्यादा बात इस पर नहीं करते हैं क्योंकि बहुत लंबा उत्तर बन जाएगा हमारा। आगे चलते हैं। यहाँ पर साइलेंट वैली के चर्चित होने का मुख्य कारण क्या है। जनसंख्या विस्फोट है, परमाणु केंद्र की स्थापना, अधिक जल संचयन है, या जैव विविधता में सदाबहार वन संरक्षण है। तो देखिए साइलेंट वैली जो है वो जानी जाती है अपनी जैव विविधता और सदाबहार वनों के संरक्षण के लिए। उसी के कारण ये हमारा प्रश्न जो का उत्तर बन जाता है ऑप्शन नंबर 4, जैव विविधता एवं
सदाबहार वन संरक्षण। चलिए आगे चलते हैं, अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, दूध से प्राप्त प्रोटीन बहुत सारी इकाइयों से मिलकर बना होता है और ये इकाइयाँ यहाँ पर क्या कहलाती है। तो देखिए, दूध से प्राप्त जो प्रोटीन होता है, तो दूध से प्राप्त प्रोटीन कौन सा होता है, पहले तो हमें इस प्रोटीन का नाम पता होना चाहिए यहाँ पर, क्योंकि प्रश्न हमसे जो पूछ रहा है तो थोड़ा सा हमें अपने आप उसके ऊपर बात मतलब ऐसे समझना चाहिए, ऐसे हमें थोड़ा सोचना चाहिए, जिससे कि हम उस प्रश्न को बिल्कुल डीपली थोड़ा सा समझ पाएँ कि प्रश्न कहीं से बनता है तो हम उसको समझ पाते हैं। तो दूध से प्राप्त जो प्रोटीन होता है वो बहुत सारी इकाइयों से मिलकर बना होता है। ये इकाइयाँ क्या कहलाएंगी, तो दूध से प्राप्त जो प्रोटीन होता है उस प्रोटीन का नाम क्या होता है, मतलब हम उसे सामान्यतः किस नाम से जानते हैं, है ना। तो ये एक हमारे लिए प्रश्न बन जाता है। फिर वो बहुत सारी इकाइयों से जिनसे मिलकर बना होता है, इकाइयों को हम क्या कहते हैं, तो वशीय अम्ल, एमिनो अम्ल, उच्च गलनांक वाले अम्ल या फिर आकारबनिक अम्ल। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये बहुत सारी जो इकाइयाँ होती हैं इन्हें हम एमिनो अम्ल या एमिनो एसिड के नाम से भी जानते हैं, है ना, एमिनो अम्ल हैं। तो देखिए, ये एमिनो अम्ल क्या होते हैं, तो ये कुछ ऐसे कार्बनिक यौगिक होते हैं जिनके अंदर जो एमीन समूह और कार्बोक्सिलिक समूह, एमीन समूह का मतलब होता है यहाँ पर NH2 ग्रुप और कार्बोक्सिलिक समूह का मतलब होता है COOH, ये कार्बोक्सिलिक। तो ये दोनों जब एक मिलकर के एक संरचना को बनाते हैं जिसमें ये दोनों यहाँ पर उपस्थित होते हैं। अब इन दोनों में की एक विशेषता होती है कि ये हमारा क्षारीय समूह है, ये हमारा अम्लीय समूह है, और ये अम्लीय क्षारीय दोनों समूह जब एक संरचना के अंदर होते हैं और एक कार्बनिक यौगिकों की एक संरचना बनाते हैं, उसी को हम कहते हैं एमिनो अम्ल। और एमिनो अम्ल होते हैं ये एक एकलक होता है प्रोटीन का, ऐसे दूसरा एमिनो अम्ल आएगा, तीसरा आएगा, चौथा आएगा। तो इस प्रकार से जब ये एमिनो अम्ल जो होते हैं, ये बहुत सारे एमिनो अम्ल आपस में जो होते हैं कनेक्ट हो जाते हैं, तो ये जिस बंध के द्वारा कनेक्टेड होते हैं उसे हम पेप्टाइड बंध कहते हैं, और ये एक लंबी चेन बन जाती है प्रोटीन की। तो इस टाइप से ये एमिनो अम्ल जो होते हैं ये कहलाएंगे दूध के इस प्रोटीन के अंदर। अब यहाँ पर हमने जो बात की थी कि जो दूध होता है, दूध के अंदर जो प्रोटीन होता है, तो दूध के अंदर जो प्रोटीन होता है उसको हम कैसीन नामक प्रोटीन कहते हैं, है ना। और दूध के अंदर जो शुगर होती है तो शुगर को हम लैक्टोज शुगर कहते हैं। दूध के ऊपर से ये भी एक प्रश्न हमारे लिए बन सकता है कि दूध में कौन सी शुगर पाई जाती है, तो लैक्टोज शुगर होती है। चलिए आगे चलते हैं, अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न हमारा जो है वो है, जब कोई सपेरा अपने वाद्य यंत्र बीन को बजाता है तो सांप उसकी ध्वनि पर अपने सिर को इधर उधर घुमाता है। आपके विचार से सांप वाद्य यंत्र के प्रति कैसे प्रतिक्रिया कर रहा होगा। तो यहाँ पर है, उस वाद्य यंत्र के द्वारा उत्पन्न कंपनों के प्रति अनुक्रिया करके उस वाद्य यंत्र को सूंघकर, वाद्य यंत्र की ध्वनि को सुनकर या वाद्य यंत्र की गति को देखकर। तो यहाँ पर हम बात करें सांप के जो कान होते हैं, कान तो होते ही नहीं है, तो वो सुनने का तो कोई सवाल उसका होता ही नहीं है। तो सीधा सीधा वो क्या करता है कि उस वाद्य यंत्र के द्वारा उत्पन्न जो कंपन होते हैं उन कंपनों के प्रति वो यहाँ पर अनुक्रिया करता है, और उसी को देख करके हमें ऐसा लगता है कि ये सुन रहा है ना। तो यहाँ पर जो बीन होता है, बीन से और भी यहाँ पर प्रश्न बनते हैं, जैसे बीन जो होता है वो किस चीज़ से बना होता है, किसका बनाया जाता है, तो ये लौकी से बनाया जाता है। सूखी लौकी जो तुम्बा होता है, तुम्बी या लौकी जिसको कहा जाता है, उससे ये बनता है। और ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि वाद्य यंत्र बीन जो होता है वो किससे बनता है, तो ये हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये इनसे बना होता है। और इसी के साथ साथ ये कक्षा 5 के पर्यावरण से संबंधित प्रश्न है, तो वहाँ पर एक पार्ट भी मिलेगा आपको जिसमें पूरे समुदाय के बारे में या उन समुदाय की जो मतलब समस्याएं हैं उसको सामने उजागर किया है उस पार्ट के अंतर्गत। तो ये जो कौन सा समुदाय जो है इन सांपों को खेल दिखाता है, बीन का उपयोग करता है, तो उस समुदाय को हम एक नाम से जानते हैं जिसे हम कालबेलिया समुदाय जो है वो कहते हैं। तो यहाँ पर हमें इस चीज़ को भी ध्यान रखना है कि इस समुदाय को भी हमें ध्यान में रखना है। चलिए आगे चलते हैं, अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आता है, वर्तमान में भारत के किस स्थान को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है? लेह, लद्दाख, कारगिल या फिर है सियाचिन। तो यहाँ पर वर्तमान में हम भारत के किस स्थान को सफ़ेद पानी के नाम से जानते हैं, तो सफ़ेद पानी के नाम से हम जानते हैं वो स्थान यहाँ पर रहेगा सियाचिन। इसे हम वाइट वाटर के नाम से भी यहाँ पर जानते हैं। और सियाचिन जो ग्लेशियर होता है ये हिमालय की जो पूर्वी काराकोरम पर्वतमाला है वहाँ पर ये स्थित है, एक हिमानी ग्लेशियर के रूप में। चलिए आगे चलते हैं, अगले प्रश्न की बात करते हैं। इको मार्क योजना 1991 में उपभोक्ताओं को ऐसे उत्पादों को खरीदने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु आरंभ की गई थी जिनका पर्यावरणीय प्रभाव
कम हानिकारक हो। निम्नलिखित उपभोक्ता उत्पादों में से कौन सा इस योजना के अंतर्गत अधिसूचित नहीं है। मतलब जो यहाँ पर इको मार्क योजना जो थी उपभोक्ताओं के लिए लागू की गई थी, तो जिनका पर्यावरणीय प्रभाव कम हानिकारक हो। तो यहाँ पर कौन सी वो चीज़ें इसमें शामिल नहीं है, जैसे साबुन है, अपमार्जक है, कागज प्लास्टिक है, औषधियाँ, प्रतिजैविक है, सौंदर्य प्रसाधन, एरोसोल है। तो यहाँ पर यदि हम देखें तो औषधियाँ और प्रतिजैविक जो हैं ये इसमें शामिल इस योजना के अंतर्गत अधिसूचित नहीं है। बाकी हम साबुन प्लास्टिक को देखेंगे, कागज प्लास्टिक को देखेंगे, सौंदर्य प्रसाधन एरोसोल को देखेंगे, तो ये सब इसमें शामिल रहेंगे। चलिए आगे चलते हैं, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से कौन उभयचर है। यहाँ पर है 4 जीव, हाथी है, मगरमच्छ, दरियाई घोड़ा, वैल है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो उभयचर का मतलब होता है जो जल थल दोनों में रह सकता है, तो वो यहाँ पर रहेगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, मगरमच्छ। और वैल से एक प्रश्न आता है, क्या वैल एक स्तनी जीव है। तो ये ध्यान रखिएगा, वैल एक स्तनी जीव के अंतर्गत है। कभी कभी इससे भी प्रश्न बनता है क्योंकि ये एक मछली है एक प्रकार की, परंतु ये स्तनी में रखी जाती है। आगे चलते हैं, ओडिशा का भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान किस लिए यहाँ पर प्रसिद्ध है। तो ये बाघों, मगरमच्छ के संरक्षण हेतु, बाघ के संरक्षण, हाथी संरक्षण या फिर गिद्ध के संरक्षण के लिए। तो यहाँ पर यदि ओडिशा का भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान देखें तो ये मगरमच्छ संरक्षण हेतु यहाँ पर प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो हमारा उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़े अगले प्रश्न पर, सबसे ऊंचे पेड़ पर घोंसला कौन बनाता है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, कई बार आप देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा करके तो अक्सर पूछा गया प्रश्न है। चील, कौवा, कबूतर, कल, चिड़ी पर कभी कभी क्या होता है, इसमें थोड़ी सी कन्फ्यूज़न आ जाती है समझने के कारण से। देखिए, सबसे ऊंचे पेड़ पर कौन घोंसला बनाता है। एक तो इस तरीके से प्रश्न पूछा था और एक पूछा था पेड़ जो है उसकी सबसे ऊंची डाली पर घोंसला कौन बनाता है। तो दो अलग अलग प्रश्न हो गए। एक यहाँ पर सबसे ऊंचे पेड़ का चयन कौन करता है, और दूसरा है जो कोई सा भी पेड़ है उस पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर घोंसला कौन बनाता है। तो ऐसे दो प्रश्न बन जाते हैं, है ना। तो यहाँ पर जब भी सबसे ऊंचे पेड़ की बात की जाएगी तो उत्तर हमारा बन जाएगा इसके अंतर्गत चील। चील हमारा उत्तर होगा क्योंकि ये सबसे ऊंचे पेड़ पर यदि हम प्रश्न को थोड़ा इस तरीके से देखें कि पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर घोंसला कौन बनाता है, तो उस कंडीशन में कौवा जो होता है वो हमारा उत्तर आ जाएगा और उस स्थिति में कौवा हमारा उत्तर होगा। तो ऐसे थोड़े से समझने में हमें कभी कभी चूक हो जाती है। अगला प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से वह कौन सा जानवर है, जंतु जिसके अग्र दांत जो होते हैं वो हमेशा बढ़ते रहते हैं। वे दांतों को बहुत अधिक लंबा ना होने देने के लिए वस्तुओं को काटते कुतरते रहते हैं। अब ऐसे जीवों के अंतर्गत हम देखें, दीमक है, गिलहरी, छिपकली की चींटी है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें गिलहरी की, तो गिलहरी भी ऐसा ही जीव है जो कुछ चीज़ों को काटता कुतरता रहता है, देखा होगा आपने। और साथ ही साथ यदि हम बात करें चूहे की, तो चूहे में भी यही गुण होता है, चूहा भी यही करता है। यदि ये जीव वस्तुओं को या चीज़ों को नहीं काटेंगे तो इनके दांत बहुत ज़्यादा लंबे हो जाते हैं, इसलिए दांतों को ये घिसते रहते हैं और चीज़ों को काटते कुतरते रहते हैं। तो यहाँ पर चूहा हमारा विकल्प नहीं है, तो इसलिए हमारा उत्तर बन जाएगा यहाँ पर गिलहरी। गिलहरी में भी वही क्वालिटी है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न आता है, पंचमढ़ी जीव संरक्षण क्षेत्र कहाँ पर स्थित है। पंचमढ़ी जीव संरक्षण क्षेत्र काफ़ी चर्चित क्षेत्र है और ये आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, अरुणाचल, हिमाचल, तो ये है मध्य प्रदेश के अंदर। ऑप्शन नंबर सेकेंड हमारा उत्तर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, भारत में वृक्षों का आदमी किसे कहा जाता है। तो भारत में वृक्षों का आदमी सुंदरलाल बहुगुणा, राजेंद्र सिंह, पांडुरंग हैडगे या फिर तुलसी तूती। तो यहाँ पर उत्तर हो जाता है हमारा सुंदरलाल बहुगुणा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। मनुष्य किसके द्वारा जीवमंडल में पारिस्थितिक संतुलन बनाए रख सकता है। तो यहाँ पर है वन उन्मूलन, संबंधित पौधों की नई किस्में और पालतू पशु की नई नस्ल विकसित करना, कीटनाशी और पीड़कनाशी का प्रयोग या जीवों के सापेक्ष संख्या के सूक्ष्म संतुलन को समझना। तो देखिए यहाँ पर यदि हम बात करें तो हम बात कर रहे हैं मनुष्य किसके द्वारा यहाँ पर जीवमंडल में पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रख सकता है। तो संतुलन वो तब बनाए रखेगा जब वो नए नए प्रकार के पौधे को लगाएगा, जीव जंतुओं का संरक्षण करेगा और उसके लिए वो यहाँ पर संबंधित जो पौधे हैं उनकी नई किस्में, पालतू पशुओं की नई नस्ल विकसित करना। बाकी हम तीनों विकल्प को देखेंगे तो इसमें वनों को नष्ट करना है, इसमें कीटनाशी पीड़कनाशी का प्रयोग करना है ना।
तो ये सब मतलब हमारे जो पारिस्थितिक संतुलन है उसको बिगाड़ेंगे ही। ऑप्शन नंबर सेकंड इस प्रश्न के लिए ठीक रहेगा। फूलों की संरचना को ध्यान से देखने पर अंडाशय के भीतर छोटी छोटी गोल रचनाएं पाई जाती हैं, रचनाओं को हम क्या कहते हैं? तो एक देखिए फूल जो होता है बीजांड, स्त्री केसर, बाह्यदल या पुष्पदल, तो ये जो संरचनाएं होती हैं इन संरचनाओं को हम यहाँ पर कहते हैं ऑप्शन नंबर फर्स्ट बीजांड। अब देखिए बीजांड जो होता है क्या चीज़ होती है? तो बीजांड का सीधा सा मतलब होता है बीज का अंडा, जिसको हम ये कह सकते हैं बीज का अंडा। तो यहाँ पर किसी भी बीज में जो होते हैं बीज उत्पन्न करने वाले जो पौधे होते हैं, इनमें कि कोई भी पौधा है जो बीज को उत्पन्न करता है, तो उस पादप उसके फूल के अंदर ये चीज़ें हमें देखने को मिलती है ना। तो यहाँ पर एक जो फूल होता है उसके अलग अलग तरह के भाग होते हैं, जैसे कि उसमें स्त्री केसर हुआ, बाह्यदल हुआ, पुष्पदल हुआ। अब इनको हम नर पुष्प भाग और मादा पुष्प भाग आदि में इनको बांट देते हैं। जैसे स्त्री केसर है तो ये एक नर भाग मादा भाग होता है। उसी वहीं पर हम बात करें पुकेसर की, तो पुकेसर जो होता है उसके अंदर एक नर भाग होता है जिसमें जो परागकोश हैं और पूतंतु हैं वो इसके अंतर्गत शामिल होते हैं। स्त्रिका के अंदर वर्तिकाग्र, अंडाशय, ये चीज़ें इसमें सब शामिल होती है। और बाह्यदल जो होते हैं ये पुष्प के नीचे जो हरी हरी संरचनाएं होती हैं जो पुष्प को चारों ओर से ढक कर रखती है, वो संरचनाएं हमारी ये कहलाती हैं। चलिए आगे चलते हैं, अगले प्रश्न की बात करते हैं। टेडपोल किसके जीवन की प्रारंभिक अवस्था है? यहाँ पर मेंढक, मछली, टारपीडो या ध्रुवी भालू। तो यहाँ पर यदि हम बात करेंगे तो ये जो टेडपोल अवस्था होती है ये हमें देखने को मिलती है मेंढक में, है ना। तो यहाँ पर मेंढक हमारा उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो होगा वो हमारा उत्तर होगा। और जो एक मेंढक होता है, मतलब जब मेंढक अंडे से मतलब बच्चा बनता है, तो यहाँ पर उस अंडे से जो बच्चा बनता है उसको हम टेडपोल कहते हैं। और लगभग 14 सप्ताह में वो एक पूर्ण मेंढक में परिवर्तित हो जाता है। आगे बढ़ें, इनमें से कौन सा सम्मेलन यहाँ पर उसके वर्ष से सुमेलित नहीं है? मतलब कि जो सही तरीके से नहीं दिया उसको हमें देखना है। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, पृथ्वी सम्मेलन है, क्योटो सम्मेलन है और कोपेनहेगन सम्मेलन है। तो यहाँ पर यदि बात करें प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जो कि 1988 में यहाँ पर बताया गया है, तो ये यहाँ पर जो है 1988 में नहीं हुआ था। पहला जो पृथ्वी सम्मेलन जो था वो 3 से 14 जून के बीच में 1992 में रियो डी जनेरियो में आयोजित किया गया था, है ना, 1992 में। तो यहीं पर ये जो देखेंगे तो ये इसमें सुमेलित नहीं है। आगे चलिए, किन बीमारियों के लिए डीपीटी का टीका दिया जाता है? काली खांसी, डिप्टीथीरिया, टिटनेस है, या फिर काली खांसी, निमोनिया, पोलियो, डिप्टीथीरिया, पोलियो, टिटनेस। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये जो रहेगा काली खांसी, डिप्टीथीरिया, टिटनेस आदि के लिए दिया जाता है। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर जो होगा ये उत्तर होगा। चलिए आगे चलते हैं, अगले प्रश्न की बात करते हैं। हाथियों के विषय में नीचे दिए गए कौन सा कथन सही है? हाथी के ऊपर अक्सर प्रश्न मिलेगा आपको और हर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में हाथी का प्रश्न आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। तो यहाँ पर देखेंगे हाथी के विषय में जो भी कथन यहाँ पर हमारा सही हो उस कथन को। तो देखिए यदि फर्स्ट की बात करें, हाथी अपना अत्यधिक भार होने के कारण बहुत आराम करना पसंद करते हैं और 3 महीने के हाथी के बच्चे का भार लगभग 2 क्विंटल होता है। वयस्क हाथी एक दिन में 2 क्विंटल से भी अधिक पत्ते और झाड़ियाँ खा सकता है। हाथी दिन में 8 से 10 घंटे सोते हैं। तो यहाँ पर देखें तो लगभग मतलब जो कथन सही है उसका हमें चयन करना है। तो सही कथन देखेंगे तो 3 महीने का जो हाथी का बच्चा का भार होता है लगभग 200 किलोग्राम, या जिसे हम 2 क्विंटल भी कह सकते हैं। तो 2 क्विंटल बोल दें या फिर 200 किलोग्राम बोल दें, दोनों एक ही बात है ना। तो ये यहाँ पर सही होगा, है ना। अब देखिए तीनों ये इसमें गलत हैं, तो इन तीनों से आपको यहाँ पर और नई चीज़ें मिल जाती, जैसे क्या हाथी बहुत अधिक आराम करना पसंद करते हैं? तो ये कथन मतलब सीधा सीधा यहाँ पर गलत है ही सी, तो वो बहुत अधिक आराम करना पसंद नहीं करते हैं, है ना। हाथी दिन में 8 से 10 घंटे सोते हैं, तो ये भी इसमें गलत है। तो यहाँ पर एक ही विकल्प हमारा इसमें सही है। चलिए आगे चलते हैं, अगले प्रश्न की बात करें। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में किस रंग के प्रकाश का सर्वाधिक योगदान होता है? यहाँ पर है हरा, पीला, लाल, सफ़ेद। तो यहाँ पर देखेंगे तो लाल जो होता है वो हमारा इसमें
उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो थर्ड होगा वो उत्तर होगा। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है पल्स पोलियो कार्यक्रम का उद्देश्य है। पल्स पोलियो कार्यक्रम का जो उद्देश्य है वो क्या होगा? पोलियो का उपचार है, पोलियो से उत्पन्न लकवा को रोकना, पोलियो का संपूर्ण उन्मूलन करना, या फिर उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर देखें तो पल्स पोलियो कार्यक्रम जो होता है उसका उद्देश्य होता है पोलियो को संपूर्ण उन्मूलन करना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर थर्ड जो होगा वो हमारा उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करें। जंतु भोजन के लिए किस पर निर्भर करते हैं? तो यहाँ पर उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक, उत्पादक एवं उपभोक्ता दोनों पर। तो जंतु की यदि हम बात करें तो ये उत्पादक और उपभोक्ता पर निर्भर करते हैं। अब देखिए उत्पादक पर कौन निर्भर करेगा और उपभोक्ता पर कौन करेगा? तो जैसे मान लीजिए कि जो शाकाहारी जंतु हैं तो वो उत्पादक पर निर्भर करेंगे, और जो मांसाहारी जंतु हैं तो वो शाकाहारी को खाएंगे, मतलब कि वो जो प्राथमिक उपभोक्ता हैं उन पर भी डिपेंड करेंगे। तो यहाँ पर ये हमारा जो खाद्य जाल है, खाद्य चक्र है, वो इस प्रकार से चलता है। तो जहाँ पर हम दोनों पर निर्भर करते हैं। आगे देखिए, निम्नलिखित जंगलों में कौन सा जंगल पृथ्वी ग्रह के फेफड़ों के रूप में जाना जाता है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। और पृथ्वी ग्रह के फेफड़ों के रूप में जाने जाने वाला जंगल टुंड्रा, अमेज़न, पूर्वोत्तर भारत के वर्षावन, टैगा वन। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो अमेज़न वर्षा वन जो है यहाँ पर ये हमारे पृथ्वी ग्रह के फेफड़ों के रूप में जाने जाने वाला होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकेंड जो होगा वो हमारा इसमें उत्तर होगा। अगला प्रश्न आता है यहाँ पर, यह रोग मक्खियों के द्वारा फैलता है। इस रोग में पत्ते दस्त होते हैं और खून भी आता है। ये रोग कौन सा है? पोलियो है, पैचिस है, रेबीज है, या फिर पीलिया है? तो यहाँ पर कह सकते हैं कि ये रोग होता है, ये एक पैचिस का रोग होता है। और इस रोग में ऐसी समस्याएं जो हैं वो रोगी को देखने को मिलती है। तो यहाँ पर ऑप्शन सेकेंड यहाँ पर उत्तर होगा। अगला प्रश्न आता है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो असत्य कथन की पहचान इस प्रश्न के अंतर्गत हमें करना है। भेड़ या तृतीय को उपभोक्ता की श्रेणी में आता है। अपघटक मृत जीव अपशिष्टों को नष्ट करता है। सभी जीव जंतु उपभोक्ता विविध पोषी होते हैं। और बाज तृतीय को उपभोक्ता माना जाता है। तो यहाँ पर यदि हम देखें तो असत्य कथन की पहचान यदि हम करें तो भेड़िया तृतीय को उपभोक्ता की श्रेणी में आता है, ये यहाँ पर असत्य होगा, क्योंकि भेड़िया द्वितीय को उपभोक्ता की श्रेणी में आएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर इस प्रश्न के लिए जो होगा गलत होगा। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की बात। अगला प्रश्न आता है, निम्न में से कौन बीज नहीं है? गेहूं, काले मिर्च, साबूदाना, सौंफ। तो यहाँ पर हमारा उत्तर हो जाएगा साबूदाना जो है वो एक बीज के अंतर्गत नहीं माना जाता है। बाकी गेहूं, काले मिर्च और सौंफ है, ये तीनों बीजों के अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन थर्ड यहाँ पर उत्तर होगा। अगला प्रश्न आता है, यहाँ पर कक्षा 5 के छात्रों के लिए ईवीएस के पाठ्यचर्या से संबंधित संदर्भ शामिल होने चाहिए। पाठ्यचर्या में संबंधित संदर्भ शामिल होना चाहिए। खुद, घर, स्कूल, पड़ोस एवं बड़े पैमाने पर समुदाय। तो देखिए यदि हम बात करें कक्षा 5 के छात्रों के लिए ईवीएस की जो पाठ्यचर्या है उसमें कौन से संबंधित संदर्भ जो है वो शामिल होना चाहिए। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो वो संदर्भ यहाँ पर रहेंगे पड़ोस और बड़े पैमाने पर समुदाय। ऑप्शन नंबर फोर्थ जो होगा वो हमारा यहाँ प्रश्न के लिए उत्तर होगा। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न की बात करते हैं। एक आकलन उपकरण जो केवल ना सर्वोत्तम बल्कि सच्चे बच्चे के सभी प्रकार के कार्यों या समय की अवधि में की गई गतिविधियों को एकत्रित करता है, वह कौन सा होता है? तो देखिए एक आकलन उपकरण है ये, और यहाँ पर जो बच्चे के सभी प्रकार की गतिविधियों को समय के साथ रिकॉर्ड करता है या रखता है, एकत्रित करता है, तो वो होता है पोर्टफोलियो। जी हाँ, पोर्टफोलियो जो होता है उसी के अंदर बच्चों के सभी प्रकार की गतिविधियों के रिकॉर्ड इसमें रखे जाते हैं, है ना। तो ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? यहाँ पर देखना उस सही युग्म को, जो कि गेहूँ मूसला जड़ है, गाजर झकड़ा जड़ है, धनिया मूसला जड़ है, या बांस मूसला जड़ है। तो यदि हम देखें इसमें सही युग्म को, तो धनिया जो है मूसला जड़, ये युग्म यहाँ पर इसमें सही रहेगा। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड यहाँ पर इस प्रश्न के लिए उत्तर होगा। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित में से पेंगुइनों का क्या एक अभिलाक्षणिक गुण नहीं है?
उनकी त्वचा मोटी होती है, उनके शरीर पर बहुत वसा होती है, उनका शरीर जो होता है धारा रेखीय है। वे अपना रंग आसपास के वातावरण के अनुसार बदलते हैं। वे साथ साथ इकट्ठे होकर चिपक कर जीवित रहते हैं। तो यदि हम देखें तो जो उनमें यहाँ पर जो अभिलाक्षणिक गुण उनका नहीं है वो हमें वह ढूंढना है। तो देखिए, वे अपना रंग आसपास के वातावरण के अनुसार बदलते हैं, ये इसमें उनका गुण नहीं होता है, मतलब अपना रंग नहीं बदल पाते हैं। बाकी तीनों गुण यहाँ पर जो है वो हमें देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आज की जो पर्यावरण अध्ययन से संबंधित 30 प्रश्न थे, ये प्रश्न यहाँ पर समाप्त होते हैं। और क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपने समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं जल्द ही एक और नए किसी वीडियो के साथ। धन्यवाद।